नमस्कार दोस्तों, मधुबन बापू धाम। आज का जो ये वीडियो है ये पिछले कुछ वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है। जनरल क्वेरीज के ऊपर बात करेंगे। और जो मेन मकसद है इस वीडियो को क्रिएट करने का, इस वीडियो को बनाने का, वो है कि भाई अब लास्ट 2 दिन बचे हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में हम ये तो एक रिमाइंडर हमने आपको दे दिया कि लास्ट 2 दिन बचे हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी इससे अलग हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट है, जो इसमें अप्लाई करने के लिए जो अथॉरिटी ने जो डेट दी थी, टाइम दिया था, वो सिर्फ 2 वीक का टाइम दिया था, जो कि जनरली 1 महीने का टाइम होता है जब भी इस तरह की कोई स्कीम आती है। लेकिन यहाँ पर 2 हफ्ते का टाइम मिला, जो कि बहुत कम है। ठीक है, कुछ लोगों को तो अभी इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं होगी, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े हों, जिनको पता चला है कि भाई कोई योजना वगैरह चल रही है, तो प्लॉट्स की योजना चल रही है, जिसको इसकी खबर है, इन्फॉर्मेशन है, योजना के बारे में अप्लाई नहीं कर पाए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनके जो कुछ डाउट्स हैं, उसके वो सारे डाउट्स भी डिस्कस करेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जिनको अभी तक कुछ खबर नहीं है, क्या वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लास्ट तक बने रहना। सबके लिए इसमें सब कुछ मिलेगा, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है ये। सबसे पहले, लास्ट डेट इसमें एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, सबसे पहला सवाल सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में क्यों डिस्कशन करेंगे? क्योंकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग हमने की है, उसके लिए हम इसको लास्ट में रखेंगे। दूसरी बात है रीसेल प्रॉपर्टी ओनर्स की, भाई इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत डाउट हो रहा है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसका अथॉरिटी ने जो लिखा है एलिजिबिलिटी के लिए कि भाई जिसके पास एक भी प्रॉपर्टी है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की अलॉटेड, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉडी से जो अलॉटेड है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा तो फिर ये है कि भाई हमने तो रीसेल में ले रखी है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये करेंगे। पेमेंट में कुछ इश्यूज आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितने कितने चार्जेज हैं किस कैटेगरी के लिए, इसमें भी बहुत डाउट आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। रिजर्वेशन को लेके बहुत डाउट हो रहा है, रिजर्वेशन को लेके कुछ बोल रहे हैं इस कैटेगरी में तो प्लॉट ही नहीं है, 80% रिजर्वेशन प्लॉट कर दिए हैं अथॉरिटी ने, 85% कर दिए हैं। एफिडेविट को लेकर दूसरी बात हो रही है कि दो दो एफिडेविट हैं, क्या करना चाहिए, दोनों एफिडेविट मैंडेटरी है क्या, अगर हमने एक अपलोड कर दिया या एक हमने बिना स्टैम्प पे अपलोड कर दिया। आखिरी सवाल है कि भाई एक एप्लीकेंट इसमें 2 प्लॉट साइजेस के लिए अप्लाई कर सकता है कि यानी कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। तो ये सारी कुछ जनरल क्वेरीज हैं जो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें मिली, कुछ मैसेजेज में मिली, तो इनके बारे में आज हम बात आपसे करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं अप्लाई करने की जो डेट है, लास्ट डेट अप्लाई करने की है 25 मई 2026, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन होगी ही काफी लोगों को। 11 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, जबकि जो डेट होनी चाहिए थी इसमें अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट वो होनी चाहिए थी कम से कम 10 जून तक। 1 महीने तो कम से कम देना चाहिए था ना, कि कभी लोग जो फंड्स है इसमें, फंड्स जो 10% जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है उसका भी अरेंजमेंट करना होता है। ऐसा तो होता नहीं कि सबके पास ये फंड्स रिजर्व रखे हुए हैं कि कोई स्कीम आएगी हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो 25 मई इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। जो लोग नए हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है अभी, उनके लिए बता देते हैं रेट क्या है। 29,000 पर स्क्वायर गज का रेट यहाँ पर प्लॉट का है, जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाला है। बहुत ही प्राइम लोकेशन, मधुबन बापू धाम। स्कीम की भी पूरी जानकारी दे रखी है, अलग वीडियो बना के, लोकेशन भी दिखाई हुई है, प्लॉट के सारे खर्चे जोड़ जाड़ के कितना आपको प्लॉट पड़ेगा उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। इसी वीडियो के नीचे आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। 350 टोटल प्लॉट से जो अथॉरिटी ने निकाले हैं, किस किस साइज के कितने प्लॉट हैं वो आप देख सकते हो। 200 मीटर के कितने हैं, 150, 120 मीटर, 115 मीटर, 112, 90, 60 और 40, सिर्फ 40 मीटर के साइज से प्लॉट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्लॉट किस कैटेगरी में है, वो 76 प्लॉट है, जो कि 40 मीटर के प्लॉट है। फिर इसके बाद 60 मीटर के हैं, फिर आपके 90 मीटर के प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 350 प्लॉट है। अब एक एक करके क्वेरीज के ऊपर बात करते हैं, रीसेल प्रॉपर्टी ओनर्स के बारे में बात करते हैं कि जिसने, जैसे गाजियाबाद में अंदर किसी गाजियाबाद के अंदर आपके आपके पास कोई भी अलॉटेड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये लैंग्वेज पढ़ते हैं अथॉरिटी की, जो आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल ब्रोशर में से स्क्रीनशॉट है। इसमें आप तीसरा पॉइंट देख सकते हो, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास गाजियाबाद क्षेत्र में कोई भी संपत्ति, या उत्तर प्रदेश में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलो उत्तर प्रदेश के बाहर तो मान लो एक से अधिक नहीं है, लेकिन गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो तो हमने रीसेल में ली थी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से हम क्या समझ रहे हैं कि मुझे अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, कि मैंने अप्लाई किया हो किसी प्रीवियस स्कीम में और डायरेक्ट अलॉटमेंट मुझे नहीं होना चाहिए। अगर किसी और को हुआ है और मैंने उससे रीसेल में लिया तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। तो जैसा हमने पता किया है अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो प्रॉपर्टी अथॉरिटी ने अलॉट कर दी, चाहे किसी को भी की हो, और आज उसका मालिक कोई भी हो, अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास है, आज आप उसके मालिक हैं, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी आवास विकास की हो, चाहे जीडीए की हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट बॉडी ने अलॉटमेंट आपका उसका किया हो।
ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। गाजियाबाद के अंदर कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है रीसेल की हो चाहे कैसी भी हो, गवर्नमेंट बॉडी से जो अलॉटमेंट है, जो गवर्नमेंट कॉलोनीज होती हैं, गवर्नमेंट टाउनशिप होती हैं, उसमें है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप। दूसरी बात करते हैं अब इसमें अप्लाई करने में काफी दिक्कतें आ रही है। देखो इसको लेके पेमेंट इश्यूज, पेमेंट को लेके क्या बात करते हैं। देखो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं अथॉरिटी ने। जब हम पेज पे अप्लाई करने जाते हैं, लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले कार्ड के ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो काफी लोगों की डेबिट कार्ड की लिमिट इतनी होती ही नहीं है, तो डेबिट कार्ड तो हट जाता है। क्रेडिट कार्ड का कोई इशू मेरे सुनने में नहीं आया है, किसी ने ट्राई भी नहीं किया है शायद क्रेडिट कार्ड का। जो कि क्रेडिट कार्ड अगर लिमिट है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, अगर हो रही है तो पेमेंट। ठीक है, तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन आपका ये हट जाता है कि चलो इससे तो पेमेंट नहीं हो रही, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है और कुछ लोग रिस्क लेना नहीं चाहते कि भाई पेमेंट भी कट जाए और वहां पर पेमेंट ना भी हो, तो इस वजह से लोग डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर रहे। दूसरा आता है सबसे जो सबसे बढ़िया ऑप्शन सबको नजर आ रहा था, वो था नेट बैंकिंग। घर बैठे हम नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें अप्लाई कर देते हैं, ऑनलाइन फीस भर देते हैं तो हो जाएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसमें काफी इश्यूज काफी लोगों को आ रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को, कम लोगों ने बोला कि इसमें मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है, मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो इन प्रोसेस चला गया है, पेमेंट हो गई है। लेकिन काफी लोगों को इशू आ रहा है कि नेट बैंकिंग की पेमेंट भी नहीं हो रही है, कुछ की फेल हो जाती है, फेल बार बार वो फेल करके दिखा देता है। तीसरा ऑप्शन आता है यूपीआई का। तो यूपीआई की लिमिट लगभग 1 लाख के आसपास होती है, बाकी मैं ज्यादा अपडेट इसके बारे में हूँ नहीं। तो 1 लाख से ज्यादा ही आपकी इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करनी है। कुछ एक एक्सेप्शन है कुछ प्लॉट साइज में कैटेगरीज वालों के लिए, नहीं तो यूपीआई का ऑप्शन भी आपसे यहाँ से एक्सक्लूड हो जाता है, तो यूपीआई से भी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने एनईएफटी के थ्रू ट्राई किया कि भाई एनईएफटी में क्लिक करके और चालान जनरेट कर लिया कि अपने बैंक से पेमेंट कर देंगे, तो इसमें भी काफी लोगों को दिक्कत आ रही है कि पेमेंट फेल हो गई है पेमेंट करने के बाद, ऐसा कुछ है। लास्ट और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बचता है फिर, जो कुछ लोगों ने रिकमेंड भी किया है, कमेंट करके भी बताया है कि भाई एसबीआई ब्रांच का पेमेंट, एसबीआई का जो चलान है वो जनरेट करके पेमेंट हम कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे आसान दिख रहा है, सबसे पेमेंट करने का रास्ता, वो एसबीआई ब्रांच पेमेंट दिख रहा है। एसबीआई का चलान जनरेट करो। दूसरा डाउट आता है कि भाई एसबीआई में मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो मैं एसबीआई का चलान जनरेट करके करूंगा क्या, वहां पैसे कैसे दूंगा, वहां कैश में लेके जाऊंगा पैसे। तो कैश कैश में लेके भी जाने की जरूरत नहीं है, कैश भी ले जा सकते हो। लेकिन जहां भी आपका अकाउंट है, आप अपना चलान जनरेट करना, स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना, वो वहां पर चलान देना, और जो भी आपका जहां भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट से आप अपने पैसे डिडक्ट करवा देना। कैश में चाहो तो कैश में दे सकते हो, या फिर अपना चेक बुक वगैरह लेके जा सकते हो, चेक लेके जा सकते हो, चेक फिल करके बैंक वालों को दे सकते हो। जब जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपको खुद ही बता देंगे कि भाई इसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हो, इसी तरह से आपके अकाउंट से पेमेंट हम डिडक्ट कर लेंगे। मान लो आपका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, पेमेंट होनी है यहाँ पर, तो बैंक वाले खुद ही आपको रास्ता बता देंगे कि किस तरह से आप इसको पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आपका कि जो पेमेंट अगर आपको अभी करनी है तो आप प्रेफर करना स्टेट बैंक का जो चलान है उसको जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर स्टेट नेट बैंकिंग से हो रही है तो वेल एंड गुड, घर बैठे काम हो जाएगा। अगर नहीं हो रही है तो आप स्टेट बैंक का चलान जनरेट करके पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई पेमेंट इश्यूज को लेकर। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन अमाउंट और चार्जेज को लेकर कि कितना कितना अमाउंट हमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है। अब अथॉरिटी ने क्या किया है, अथॉरिटी ने देखो ये ब्रोशर का ही स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखे हुए हैं जो स्कीम का कोड है, स्कीम की जो संपत्ति कोड है, भूखंड की कैटेगरी है, ये सब है। इसमें आप देखोगे पंजीकरण धनराशि लिखी हुई है, और सामान्य कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए लिखा हुआ है 10%। और जो आरक्षित श्रेणी है यानी कि रिजर्व कैटेगरी है, उसमें इन्होंने मेंशन किया है सिर्फ एससी और एसटी के लिए 5%। अब इसमें जो कैटेगरीज है वो अलग है, बहुत सारी कैटेगरीज है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, डिफेंस पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, हैंडीकैप कोटा वाले हैं, काफी कैटेगरीज इसके अंदर है। लेकिन इन्होंने एस सी एस टी मेंशन किया है, और जब लोग अप्लाई करने जाते हैं वहां पर मान लो किसी ने सीनियर सिटीजन ऑप्शन अप्लाई कर वो कर दिया सेलेक्ट, या ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट किया, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट वो दिखाता है 5%। तो लोगों को लगता है कि यार ये कोई सिस्टम का टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं 5% पे कर दूंगा और उसके बाद मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो आपको पोर्टल दिखा रहा है जितना भी अमाउंट पे करने के लिए। जनरली बताऊं तो जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, सारी वर्टिकल कैटेगरीज और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, सबके लिए 5% एप्लीकेशन फीस ही जो है पोर्टल दिखा रहा है, तो आपको 5% ही पे करना है। सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हैं जिनको 10% अमाउंट यहाँ पर जमा करना होगा। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आपको इसमें टेक्निकल ग्लिच वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें 5% सही अमाउंट आ रहा है या मुझे 10% ही जमा करना है, तो 5% ही होगा अगर आप किसी भी कैटेगरी में फुल करते हैं। इसके बाद बात आती है रिजर्वेशन को लेके कि 85% रिजर्व है प्लॉट्स। तो फिर इसमें जनरल कैटेगरी के लिए क्या ही बचा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें इस कैटेगरी के लिए प्लॉट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखो आपको पहले तो रिजर्वेशन एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से रीड करना होता है।
रिजर्वेशन में दो कैटेगरीज होती है, एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन है, एक हॉरिजॉन्टल है। इसको समझाते हैं। जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, अगर जो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स देखोगे उसमें कितना रिजर्व है वो आपको वर्टिकल रिजर्वेशन से पता चलेगा। और वो कितना है, वो है आपका 65%। अब आप बोलोगे 65% ही बहुत ज्यादा है, कुछ लोग बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि 65% ही बहुत ज्यादा है, होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है, और इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब हम इसमें कुछ कर ही नहीं कर सकते जिस चीज को लेके, तो उसके ऊपर मतलब परेशान होने के लिए, उसके बारे में सोच के क्या ही परेशान हमें होना। तो वर्टिकल रिजर्वेशन है देखो आपका 65%, और हॉरिजॉन्टल कोटा है आपका इसमें 15%। अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। कुछ लोगों ने क्या किया है, देखो ये टेबल है रिजर्वेशन की, जितने राइट साइड में ये परसेंटेज लिखे हुए हैं सबको जोड़ दिया। अब सबको जोड़ के आया इसमें 85%। अब 85 बोल रहा हूँ, 80%। ठीक है, तो 80% उन्होंने सोचा कि 20% बचा हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एक से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक ये तो है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, और इसके बाद जो 8 और 9 पे है सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप कोटा वाले, ये आपका आता है हॉरिजॉन्टल कोटा। ये आपका हर कैटेगरी के अंदर में से प्लॉट निकलेंगे कैटेगरी वाले। अब ये कैसे समझाता हूँ, चलो एक एग्जांपल लेके। हर कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरी बनेगी। अब आप देखो जैसे एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरी बनेगी, किस तरह से? ठीक है, देखो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरी आएगी, किस तरह से? एक तो एससी कैटेगरी वाले तो सीधा सीधे हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं एससी के। दूसरे आते हैं जो सीनियर सिटीजन होंगे, एससी के सीनियर सिटीजन भी तो होंगे, तो वो एससी के अंदर से ही प्लॉट उनको मिलेंगे। और दूसरा हैंडीकैप्ड भी होंगे कुछ एससी कैटेगरी के। तो ये वाला टेबल आप देख सकते हो, जैसे एससी कैटेगरी है ये, इसके अंदर एक तो जनरल हो गए, जनरल कैंडिडेट्स हो गए, जनरल एप्लीकेंट्स हो गए, दूसरा सीनियर सिटीजन हो गए एससी के, तीसरा इसमें हैंडीकैप्ड वाले हो गए। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हो गई। अभी 40 मीटर जो प्लॉट साइज है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो 40 मीटर के प्लॉट साइज को एग्जाम्पल लेते हैं। 76 है टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स। अब एससी के लिए रिजर्वेशन कितना है, 21%। तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स अगर आप निकालोगे 76 का 21% के प्लॉट जो है भाई, वो कितने बन जाते हैं आपके? 16 प्लॉट। तो 16 प्लॉट एससी कैटेगरी में जाएंगे। अब इन 16 का बंटवारा कैसे होगा? इसी के अंदर है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब इन 16 में से 10% जाएंगे आपके सीनियर सिटीजन के लिए, 5% जाएंगे आपके हैंडीकैप कोटा के लिए, और जो बचा 85% एससी का, 16 का 85% वो जो जनरल एप्लीकेंट्स हैं एससी कैटेगरी के, उनको जाएगा। तो अब आप देखो 10% चले गए सीनियर सिटीजन को, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका। हैंडीकैप के लिए चला गया 5%, जो कि एक प्लॉट बनता है। बाकी के जो 16 में से 3 प्लॉट चले गए यहाँ पर रिजर्व हो गए। बाकी के जो जनरल एप्लीकेंट्स हैं एससी कैटेगरी के, वो 13 प्लॉट यहाँ पर आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि हैंडीकैप्ड, वो हैंडीकैप बोल रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल कोटा है। हॉरिजॉन्टल कोटा किस तरह से वर्क करता है, ये कोई अपने आप में एक वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर का कोटा है। एससी कैटेगरी के अंदर का कोटा है ये। एसटी के, ओबीसी के, हर कैटेगरी के अंदर 10% सीनियर सिटीजन के लिए बुक होने हैं फ्लैट प्लॉट मिलने हैं उनको, यानी कि, और 5% हैंडीकैप कोटा वालों के लिए। अब बात करते हैं देखो एसटी के लिए। मैं सब प्लॉट साइज के लिए कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, बस आपको समझा रहा हूँ, आप खुद से घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हो। 40 मीटर का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें 76 प्लॉट है। अब इसका देखो 2% है इसके अंदर, एसटी के अंदर, तो टोटल जो नंबर ऑफ प्लॉट्स बनते हैं वो 2 ही है। अब इनका 10% निकालोगे तो 0.2 आता है, एक प्लॉट भी नहीं आता है। तो इसमें आपको सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व प्लॉट नहीं मिलेंगे, जैसे कि एसटी में 0 होंगे, हैंडीकैप के लिए भी 0 होंगे। अगर आप एसटी की हैंडीकैप कोटे में अप्लाई करते हो तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको जनरल एप्लीकेंट में ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप एसटी में अप्लाई करते हैं तो 40 मीटर साइज में। ठीक है, बाकी आप देख लेना किस साइज में अप्लाई कर रहे हो और किस कोटे में अप्लाई कर रहे हो, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। उसी तरह से आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी में 27% का रिजर्वेशन है। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था कि भाई ओबीसी में तो प्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% का रिजर्वेशन है। सभी कैटेगरी में प्लॉट्स इसके लिए आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, मेजरली ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज में। वो आप कैलकुलेट करके देख लेना जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, सीनियर सिटीजन में प्लॉट है एक आधा या नहीं है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब जनरल कैटेगरी की अगर बात करोगे, देखो जनरल कैटेगरी में बचता है 35%। 65% आपका रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, तो 35% जो बचता है वर्टिकल रिजर्वेशन, वो बच जाता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अब 76 प्लॉट है 40 मीटर प्लॉट साइज में, उसका 35% आपका आ जाता है लगभग 26.6, 26.6, जो जिसको हम मान लेते हैं 27 प्लॉट। ये ऊपर नीचे हो सकता है एक आधा, ये मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने सोच समझ के हिसाब से मैंने ये आपको लिखा है। हो सकता है वो 26.6 को 26 ही कर ले, उसमें हम कोई लड़ाई नहीं कर सकते, हम अथॉरिटी को बोल नहीं सकते कि नहीं इसको बढ़ा के लिखो 27 करो कंप्लीट इसको।
तो 27 प्लॉट है। अब 27 प्लॉट का बंटवारा होना है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो जनरल कैटेगरी के जनरल एप्लीकेंट्स के हिस्से में आएंगे 23 प्लॉट, सिर्फ 27 में से। क्यों कि 10% तो रिजर्व हो गए सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि 3 प्लॉट गए, और हैंडीकैप कोटा वालों के लिए 1 प्लॉट चला गया, तो बाकी के बचे। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरह काम करता है और हॉरिजॉन्टल किस तरह काम करता है। तो जो सारे प्लॉट्स है उसमें से 65% वर्टिकल रिजर्वेशन है और बाकी आपका इंटरनल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल एफिडेविट के ऊपर आते हैं। एफिडेविट दो हैं, एक तो नाम मात्र का ही है क्योंकि वो ऑनलाइन ही आपको जनरेट करना है। ऑनलाइन आपको उस पर बस क्लिक करके आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस करके एक्सेप्ट करना है बस आपको। वो तो आपको करना ही है। कुछ लोगों का डाउट है कि भाई जो एफिडेविट स्टैम्प पेपर के ऊपर है, दोनों एफिडेविट अपलोड करना मैंडेटरी है क्या? हाँ जी, दोनों एफिडेविट अपलोड करना मैंडेटरी है। डाउट क्लियर। दूसरा कि जो इसमें 10 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर वो बनवाना है एफिडेविट, तो वो हमें क्या करना है, मतलब किस तरह करना है उसको? जो जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करके साइन करके सीधा अपलोड कर देना है या क्या करना है? कुछ लोगों को मतलब डाउट है कि नोटरी क्या होती है, स्टैम्प पेपर पे कैसे नोटराइज करवाते हैं चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ प्रिंट करोगे और नीचे जो साइन का ऑप्शन है उसको साइन करके आप उसको अपलोड कर दोगे। उसको आपको नोटराइज करवाना है। आप किसी से पूछना, आसपास आपके घर के आसपास कोई दुकान होगी नोटरी वाले की, है ना, स्टैम्प पेपर पे जो नोटराइज करके देते हैं, उनके पास जाना, वो फॉर्मेट अपने मोबाइल में ले जाना या इसका जो वो है ब्रोशर है अथॉरिटी का वो ले जाना, उसमें भी उसका जो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। उसको बोलना कि भैया ये मुझे करवाना है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटराइज करवाना है। नोटराइज वो अपना खुद कर देगा। कुछ लोगों को फिर नोटरी वाले बोल रहे हैं कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हम नोटरी नहीं करेंगे, 50 रुपए पे करवा लो या 100 रुपए पे करवा लो। तो क्या हम वो करवा सकते हैं? तो जी हाँ, आप वो करवा सकते हो। जैसा कि हमने अथॉरिटी से पता किया था कि भाई हम हायर अमाउंट में करवा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हायर अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं, आप करवा सकते हो। ठीक है, तो 10 रुपए से कम पे नहीं करवाना है, बस 10 रुपए से बड़े स्टैम्प पेपर के ऊपर आप इसको नोटराइज करवा सकते हैं। ठीक है, उससे पूछ लेना जब आप नोटराइज करवाओगे, दोनों पेपर पे आपके साइन भी होते हैं, तो काफी लोग उसमें साइन नहीं करते हैं, बिना साइन करे ही अपलोड कर देते हैं। अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी जो अथॉरिटी को मिलेगी अगर, और अगर आप ये एफिडेविट नोटराइज करवा के अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया एफिडेविट को लेके। दोनों एफिडेविट करने हैं। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो 50 रुपए पे बनवा लो या फिर 100 रुपए वाला एफिडेविट स्टैम्प पेपर को यूज करके आप उस पर नोटरी करवा लो। फिर उसके ऊपर अपना साइन कर देना, फोटो वगैरह चिपका देना और उसको अपलोड कर देना। एफिडेविट इस तरह से करना। डाउट अगला, कोई एक ही एप्लीकेंट दो प्लॉट साइज के अप्लाई अप्लाई कर सकता है? देखो, अथॉरिटी ने तो लिखा नहीं है इसको लेके क्लियरली कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, एक फैमिली से एक ही एप्लीकेशन इसमें जा सकता है। काफी लोगों को लगता है कि मैं हस्बैंड और वाइफ अप्लाई कर देते हैं तो थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें अलॉटमेंट को लेके। ठीक है, वैसे तो देखो अलॉटमेंट के चांसेस कितने, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसी स्कीम्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो चांसेस इसमें कम होते हैं। तो आप एक एप्लीकेंट किसी भी एक नाम से इसमें दो प्लॉट साइज के लिए आप अप्लाई मत करना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रूल होता है, अथॉरिटी ने इसमें मेंशन वैसे तो नहीं किया है। और हो सके तो एक फैमिली से एक ही एप्लीकेंट, यानी कि या तो हस्बैंड अप्लाई कर ले या वाइफ अप्लाई कर ले, एक ही एप्लीकेशन आप ट्राई करना इसमें डालने के लिए। ठीक है, बाकी आप एक बार अथॉरिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस डाउट के लिए कि भाई कोई भी डाउट के लिए, इस डाउट के लिए क्या, कोई भी डाउट हो आपका, अथॉरिटी का कॉन्टैक्ट नंबर का क्या नंबर है उनका वो भी अभी आगे आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेंट को सिर्फ एक ही प्लॉट साइज के लिए अप्लाई करना है, दो के लिए मत करना। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो कि है लास्ट डेट के लिए, कि लास्ट डेट इसमें एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 2 ही हफ्ते हैं जो अथॉरिटी ने इसमें दिए हैं, 11 मई से 25 मई। कल इसमें 25 मई हो जाएगी, या जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लेना 25 मई कब है, चली गई या फिर है अभी। अगर चली गई है तो भी चैनल पर एक बार जाकर देख लेना वीडियो को कि डेट एक्सटेंड हो गई है कि नहीं हुई है, क्योंकि डेट अगर एक्सटेंड होगी तो हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 25 मई है। और अप्लाई कर लास्ट डेट बढ़ाई किन केस में जाती है, जब लोगों को दिक्कत होती है, जब एप्लीकेंट्स को भी दिक्कत होती है, जब पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा। अब काफी लोग कमेंट्स आपने देखे होंगे, कुछ लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें ओटीपी नहीं आ रहा फोन में। उन्होंने मल्टीपल मोबाइल नंबर से यूज करके ट्राई किया तो भी ओटीपी नहीं आ रहा, तो पोर्टल में कोई दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों को पेमेंट में इश्यूज आ रहे हैं। जितने भी हमने इश्यूज इसके पहले डिस्कस किए वो सारे फोर्स करते हैं अथॉरिटी को कि भाई आप लास्ट डेट एक्सटेंड करो, लोगों को और थोड़ा सा टाइम दो, ताकि अपना पोर्टल वगैरह तुम भी अपना ठीक करो अगर पोर्टल में कोई दिक्कत है तो। अदरवाइज जो पेमेंट का इशू आ रहा है उसके लिए कुछ तो अथॉरिटी को टाइम देना चाहिए, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो एस्पायर करते हैं वहां पर प्लॉट पाने के लिए, जो प्लॉट की ऐसी स्कीम ढूंढ रहे थे, काफी टाइम से वेट कर रहे थे, वो इसमें अप्लाई कर सके। ठीक है, एक तो आपको अथॉरिटी का थोड़ा सा आश्वासन रखना कि भाई हो सकता है कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए, और अगर आपका अप्लाई हो रहा है 25 मई तक,
तो आप कर देना, उसका वेट मत करना कि लास्ट डेट अप्लाई होगी, एक्सटेंड होगी, नहीं होगी। आपको 25 मई तक अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करना है। अप्लाई हो रहा है तो आपको 25 मई तक आप इसमें फॉर्म सबमिट कर देना है अप्लाई करके। ठीक है, अब बात करते हैं क्या और अब हम और आगे क्या कर सकते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा हम ईमेल कर सकते हैं अथॉरिटी को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में उनको ईमेल करेंगे। क्या ईमेल करेंगे कि भाई मुझे इश्यूज आ रहे हैं अप्लाई करने में, मेरा पेमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं पोर्टल के ऊपर। तो ये सारी चीजें लिख के हम मेल करेंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें एक मेल लिखेंगे छोटा सा, उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके आप थोड़ा वो टाइम एक्सटेंड कर दो, 1 वीक का, 2 वीक का। जब ज्यादा से ज्यादा मेल अथॉरिटी को इस तरह के मिलेंगे तो हो सकता है, हाई चांसेस हैं, अथॉरिटी इसमें लास्ट डेट जो है उसको एक्सटेंड कर सकती है 1 से 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है। आप कोशिश करना ईमेल करने का, क्योंकि रिटर्न में जब ईमेल जाएंगे तो उनके वो सोचेंगे कि भाई इतने लोगों को दिक्कतें आ रही हैं तो इसमें डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। जब इतने लोग ईमेल कर रहे हैं और कुछ लोगों को तो ईमेल करना भी नहीं आता होगा, तो हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। तो ये हम अपनी तरफ से स्टेप उठा सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हम, आप उनको सेम मैसेज, भाई लास्ट डेट एक्सटेंड कर दो कि हमें काफी दिक्कतें आ रही है, पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, और लास्ट डेट एक्सटेंड कर दो ताकि हम इसमें अप्लाई करना जो चाह रहे हैं लोग, वो सब इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, बस ये थी कंप्लीट वीडियो अभी के लिए। अभी अभी आपको बस ये सोच के चलना है लास्ट में कि भाई 25 मई लास्ट डेट है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिस भी स्टेज पे है, आपको उसको कंप्लीट करना है एज सुन एज पॉसिबल। प्लस आपको ईमेल कर देना है अथॉरिटी को कि भाई इसकी लास्ट डेट कृपया करके एक्सटेंड कर दो। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई जिनको इसकी जानकारी नहीं है मधुबन बाबू धाम की, उसकी वीडियो देख लेना नीचे। एक वीडियो हमने नई बनाई है AWS और LIG फ्लैट्स की, राजनगर एक्सटेंशन, विंडसर पैराडाइज 2, विंडसर पैराडाइज 2 सोसाइटी की कल हमने साइट विजिट करवाई थी। वो वीडियो भी देख लेना, जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो EWS LIG कैटेगरी के फ्लैट्स में अप्लाई करने के लिए। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो EWS सर्टिफिकेट है, मतलब 3 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मधुबन बापू धाम में तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक हाँ ये भी डाउट था, देखो 3 लाख से कम इनकम वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखो 90 मीटर से लेके 200 मीटर तक के जो प्लॉट है, उसमें इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं मांगा गया है, तो उसमें तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस आप अपना ये देख लेना, आपकी कैपेसिटी है, अगर आपको प्लॉट निकल गया तो आप उतनी पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। LIG कैटेगरी में आते हैं 40 मीटर के और 60 मीटर के, इसमें तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा 3 लाख से 6 लाख के बीच का, ये तो मैंडेटरी है ही। लेकिन अलग से डेडिकेटेड प्लॉट्स नहीं है EWS कैटेगरी के लिए, जिनकी जिनकी 3 लाख से कम इनकम है वो उसमें अप्लाई कर सके, ऐसा कोई प्लॉट साइज नहीं है। बस 90 मीटर से 200 मीटर वाले हैं, सबके लिए ओपन है, उसमें कोई भी अप्लाई कर दो, उसमें इनकम सर्टिफिकेट ही अप्लाई नहीं कर, वो अपलोड नहीं करना। बस ये देख लेना आपकी कैपेसिटी है उसमें अप्लाई करने के लिए, उसकी पेमेंट करने के लिए, जैसे भी आप करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। सारे प्लॉट्स के जो कितनी कितनी कॉस्ट आपको पड़ेगी, सारे खर्चे जोड़ जाड़ के, वो सारे उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अब ये जो बचा राजेंद्र नगर वाला, राजेंद्र नगर मुझसे क्या बोल, राजनगर एक्सटेंशन के अंदर जो EWS LIG फ्लैट्स की स्कीम आई है, वो वीडियो भी देख लेना। उसका डिटेल वीडियो, स्कीम की जो जो वैसे डिटेल्स है कि क्या प्राइस है, क्या एरिया है, क्या लेआउट है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, क्या दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ गाजियाबाद का होना चाहिए, उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है, सबकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को हाइप करके कुछ पॉइंट्स दे देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी यार दोस्तों के साथ, जितने आपके ऑफिस में कलीग्स हो सबके साथ, प्लस अपने रिश्तेदारों के साथ भी, कि भाई ये प्लॉट्स की योजना आई हुई है, कर दो अप्लाई। अप्लाई तो कर ही दो, ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम जितनी भी आती है, वन ऑफ गवर्नमेंट की स्कीम्स में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप मान के चल सकते हो कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है अगर आपको गवर्नमेंट से अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।